कालीन 25 प्रश्न लेंगे। ये 25 प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मैंने जो फैक्ट जो आपको उठाए वो सारे के सारे फैक्ट एनसीईआरटी से। प्रश्न का लेवल थोड़ा अच्छा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी प्रश्न है वो सारे के सारे कहीं न कहीं से स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी से ही मतलब उठाए गए हैं। ठीक है, मैं सारे प्रश्नों को एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, आप लोग मेरे साथ बने रहें ताकि मैं आपके साथ 25 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न अगर हम देखेंगे तो पहला प्रश्न देखने से पहले थोड़ा सा हमारे संकल्प टेलीग्राम के बारे में आप लोग जान लीजिए। हम लोग का एक ग्रुप है जो कि संकल्प टेलीग्राम ग्रुप के नाम से जाना जाता है। आप लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन और उच्च किस्म का आपको वीसी आपको देखने को मिलेगा। साथ में हम लोगों ने अपना एक पेड ग्रुप भी बनाया है जहाँ पे आपको बिहार दरोगा से संबंधित बहुत सारी चीज़ों का आपको और तैयारी भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है जो कि 20 जुलाई से। चलिए तो आज यहाँ पे चलेंगे, पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है, जरा इसको समझेंगे। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाई गई दाग पद्धति का प्रयोग अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था में किया था। दूसरा ऑप्शन है अकबर जागीर प्रथा को खत्म करने में असफल रहा था। और तीसरा ऑप्शन है अकबर ने मुगल पठान हिंदुस्तानी राजपूत जाति के सैनिक नियुक्त किए थे। और चौथा ऑप्शन जो है अकबर ने एक सशक्त नौसेना तैयार की थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको चुनना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पहले ही, ठीक है, इसमें जो है केवल 4 कथन जो है आपके, ठीक है, ये आपके जो केवल 4 कथन जो है सो आपको केवल सही नहीं है। बाकी सारे कथन की बात करूंगा तो सारे कथन जो है आपको यहाँ पे आपको सत्य देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जरा मेरे एक्सप्लेन करने के तरीका को आप समझें। ठीक है, तो केवल 4 ऑप्शन सही नहीं है, मतलब अकबर ने एक सशक्त नौसेना तैयार की थी, ये ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे आपको सही आपको देखने को मिलते हैं। अब कैसे सही ये ऑप्शन, जरा इसको समझेंगे तो देखेंगे अकबर के द्वारा अपनाई गई चेहरा पद्धति, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाई गई दाग पत्ती का उपयोग अपनी सैन्य व्यवस्था का मजबूत बनाने के लिए मतलब किया था। ठीक है, तो शेर शाह सूरी के द्वारा अपनाई गई चेहरा पत्ती और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दाग पद्धति का प्रयोग इन्होंने अपने सैन्य व्यवस्था का मजबूत बनाने के लिए किया था। अतः स्टेटमेंट 1 जो आपका कह रहा था ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज को आप, ठीक है, अकबर को जागीर प्रथा पसंद नहीं थी। ठीक है, जागीर प्रथा जो थी अकबर की पसंद नहीं थी, लेकिन इसकी जड़ें इतनी गहरी थी ना, इसको मिटाने में बिल्कुल असफल रहा। ठीक है, उसको पसंद नहीं था लेकिन जागीर प्रथा को कभी वो मिटा नहीं पाया। ठीक है, अतः स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल ही मतलब क्या है, सही है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट की बात करूंगा तो अकबर ने हर अमीर या सरदार की सैन्य टुकड़ी में मुगल, पठान और हिंदुस्तानी और राजपूत सैनिक रखने अनिवार्य बनाया था। मतलब आपको सेना में, ठीक है, अमीर जितने भी अकबर के जितने भी अमीर या फिर सरदार थे वो अपने सैन्य टुकड़ी में मुगल, पठान और हिंदुस्तानी और राजपूत सैनिक को रखेंगे ही। ठीक है, बिल्कुल मतलब क्या था, उनके लिए अनिवार्य था ताकि काबिलियत और, ठीक है, संकीर्णवादी शक्तियों को कमजोर कर सके। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट 3 जो है ये भी आपका क्या है, बिल्कुल मतलब यहाँ पे मतलब क्या होता है, सही हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट। ठीक है, मुझे लगा से साहब मैं थोड़ा तेजी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने अपना स्लो कर दिया। अकबर ने एक सशक्त नौसेना का विचार नहीं किया। ठीक है, एक सशक्त नौसेना का अभाव मुगल काल में हमेशा बना रहा। ठीक है, यही कारण है आप देखो कैसे जब भारत में जब पुर्तगाली जब आता है तो ये मतलब मुगलों से भी मतलब काटेज वसूलना मतलब शुरू कर देते, क्योंकि पुर्तगालियों की जो बात करेंगे ना तो उनका नौसेना बहुत बेहतरीन था। ठीक है, मुगल को भारत में विदेशी शक्ति से लड़ने में सबसे बड़ी कमी जो आपको यहाँ पे निकल कर आई तो इनकी मतलब क्या निकल कर आई, तो इनकी मतलब नौसेना की बहुत बड़ी इनकी कमी निकल कर आई। ठीक है, आप देखेंगे इसके समकालीन जब आगे चलेंगे तो शेर शाह सूरी बोल रहा हूँ, ठीक है, शिवाजी जब अपना सेना को विकसित करते हैं तो अपना एक नौसेना भी वो बनाते, जिसका सेंटर कहाँ पे था, महाराष्ट्र के कोलाबा में था। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, चलिए तो ये पहला प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरा प्रश्न जो है बहुत सुंदर प्रश्न है, दूसरा प्रश्न सुनेंगे। यहाँ पे आपको मिलान करना है, क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है। दूसरा प्रश्न में आपको क्या करना है, मिलान करना है। जैसे एक दिया मदद अमास दिया हुआ है, इधर आपको डॉक्ट्राइन ऑफ इनफेलिबिलिटी दिया हुआ है, तौहीद इलाही दिया हुआ है, शास्त्र दिया हुआ है, इधर आपको संबंधित तथ्य दिया हुआ, इसको आपको मिलान करना है। अगर आप इसको मिलान करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोग जानते हैं एक का ऑप्शन जो होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, मदद ए मास जो होती थी, काजियों को दी जाने वाली भूमि को मदद ए मास कहते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कहीं पे विद्वान भी लिखा हुआ रहेगा, मुख्यतः काजी को दिया जाता था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
उसका डॉक्ट्राइन ऑफ इनफेबिलिटी की बात करेंगे तो उलमायों के द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र था जिसको मजहरनामा कहते थे। और मजहरनामा को किसने तैयार किया था, आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। उनके दो पुत्र जो थे जो कि अकबर के नौरत्नों में भी शामिल थे, ठीक है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग, ठीक है। तौहीद इलाही क्या था, तो तौहीद इलाही जो था एक ईश्वरवादी था। क्या था, एक ईश्वरवादी था, मतलब एक ईश्वर में मतलब विश्वास रखता था, ठीक है। उसके बाद क्या शास्त्र क्या था, तो सूफियों के द्वारा दिया गया मंत्र को मतलब क्या बोलते थे, शास्त्र कहते थे। तो इन फैक्ट को आपको क्या करना है, आपको जरा इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ठीक है। अकबर की धार्मिकता और संबंधित तथ्य की बात, मदद ए माह तक काजियों की दी जाने वाली जमीन थी। डॉक्ट्राइन ऑफ इनफेबिलिटी की बात करें तो उलेमाओं द्वारा हस्ताक्षर किए घोषणा पत्र था जिसको तैयार किया था किसने, शेख मुबारक ने, ठीक है। उनके दो पुत्र थे, उनके दोनों पुत्र का नाम कम से कम आप लोग कमेंट में बताएं जो कि अकबर के नौरत्न में भी शामिल थे, ठीक है। उसके बाद बात करें तौहीद इलाही क्या था, एक ईश्वरवादी था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जिसको धर्म इलाही भी कहते हैं, ठीक है, तौहीद इलाही भी कहा जाता है। शास्त्र क्या था, तो सूफियों द्वारा दिया गया मंत्र जो था या फिर दीक्षा जो था उसको शास्त्र कहते थे। एक नोट यहाँ पे मैंने बनाया, इसको जरा ध्यान में रखेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ इनफेबिलिटी को समर्थ, ठीक है, धमोधत्व का, ठीक है, आदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्या रहेगा, बहुत सुंदर है तीसरा प्रश्न, मिलान करना है। तीसरा प्रश्न में क्या करना है, मिलान का, सिंध विजय, गुजरात विजय, काबुल विजय और हल्दी घाटी का विजय कब हुआ था, इसको जरा आपको बताना है साहब। क्या करना है, इसको जरा आपको बताना है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए देखेंगे तो यहाँ पे मैं मिलान करके क्या ही बताऊँ, मैं नीचे सीधे आपको ऑप्शन में ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे सिंध विजय कब हुआ था, तो सिंध विजय 1590 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था सिंध विजय, 1590 में हुआ था। गुजरात विजय कब हुआ था, तो आपको पता होगा गुजरात विजय 1500 कब हुआ था, तो गुजरात विजय आप देखेंगे तो 1572 में गुजरात विजय हुआ था। काबुल विजय कब हुआ था, तो काबुल विजय आप देखोगे तो काबुल विजय जो हुआ था कब हुआ था, तो काबुल विजय 1584 में हुआ था। कब हुआ था काबुल विजय, कब हुआ था, तो काबुल विजय 1584 में हुआ था। हल्दी घाटी का विजय तो आप लोग जानते हैं 1576 में हुआ था, ठीक है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, अकबर ने कहाँ पे मतलब बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, ये भी जरा आप लोग कमेंट में बताएंगे, आपका कमेंट का हमें प्रतीक्षा रहेगी, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है साहब आपका, ठीक है, खुर्रम निम्न से किसका उपनाम था। बहुत आसान प्रश्न है, खुर्रम किसका उपनाम था, तो खुर्रम तो किसको कहते थे, तो खुर्रम आप लोग जानते हैं किसे कहते थे, तो खुर्रम जो था आपको शाहजहां को कहते थे। किसे कहते थे खुर्रम, ठीक है, किसे कहते थे, तो शाहजहां को खुर्रम के नाम से जाना जाता था, उपनाम था, ठीक है। जहांगीर का उपनाम क्या था, जहांगीर का उपनाम सलीम था, ठीक है, क्या नाम था, सलीम था, ठीक है। और अकबर का भी उपनाम से जानते थे, तो अकबर का उपनाम क्या था, तो अकबर का उपनाम था जलाल था। क्या बोलते थे, अकबर को उपनाम क्या बोलते थे, जलाल था। मैं कुछ फैक्ट आपको याद करवा रहा हूँ, आप उसको याद करते हुए चले, ठीक है। अकबर को जलाल बोलते थे, शाहजहां को खुर्रम बोलते थे, जहांगीर को क्या बोलते थे, सलीम बोलते थे, ठीक है। इन सारे फैक्टों को आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, शहजादा खुर्रम शाहजहां का नाम था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं, आप आगे चलेंगे तो एक प्रश्न आएगा, अकबर के दरबार में निम्नलिखित में कौन पुर्तगाली पादरी थे, ठीक है। तो पुर्तगाली आप इसको आसानी से छाप सकते, दो ऑप्शन तो सीधे चाहिए। टॉमस रॉ हॉकिंस तो पुर्तगाली नहीं थे, ब्रिटिश थे, ठीक है। अक्वा विवा और मॉन्सेरेट जो थे ये पुर्तगाली थे और ये पादरी थे, ठीक है, ध्यान में आपको रखना। आपको पता होना चाहिए अकबर जो था विभिन्न धर्मों के बीच में मतलब क्या धर्म सम्मेलन किया करता था, विभिन्न धर्मों पर डिबेट किया करता था। इसके लिए उसने मतलब फतेहपुर सीकरी में क्या स्थापित की थी, आप कमेंट करके बताएं, फतेहपुर सीकरी में कहाँ पे विभिन्न धर्मों के बारे में ये लोग आपस में बात करते थे, ठीक है। ये जरा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते, एक मिनट मुझे डाटा बंद करने दीजिए। आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो आपका प्रश्न क्या आएगा, तो यहाँ पे आपके प्रश्न निकल कर आते हैं। चला मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अकबर विभिन्न धर्मों का मानने वाला मुगल शासक था। इसने पुर्तगाली पादरियों के अपने दरबार में नियुक्त किए थे, ठीक है, पता होना चाहिए। अपना एक दूतामंडल गोवा भी भेजा था, गोवा पुर्तगालियों का सेंटर था, पता ही था। और निवेदन भेजा कि 2 विद्वान मिशनरी दरबार में भेज दिए जाए, इनमें
ठीक है, अक्वा विवा और मॉन्सेरेट जो थे आए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बहुत सुंदर प्रश्न है। ठीक है, अकबर के दरबार में महेश दास किसका उपनाम था? तो आप लोग जानते हैं बीरबल का था, लेकिन मैं इतना ही फैक्ट नहीं बताऊंगा। बीरबल के बारे में और भी मैं कुछ फैक्ट बता दूंगा जो कि हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए सीधे तौर पे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अकबर के दरबार में, ठीक है, अकबर के मनसब में 2 मनसबदार गैर राजपूत थे। ठीक है, राजा टोडरमल और बीरबल जो थे दोनों को दोनों गैर राजपूत थे। बीरबल का नाम मूल नाम जो था महेश दास था। बीरबल जो थे ब्राह्मण थे। कौन थे? बीरबल थे ब्राह्मण थे। क्योंकि ये गैर राजपूत थे तो जाहिर सी बात ये ब्राह्मण थे। और इनका बात करेंगे, क्या नाम है इनका? टोडरमल साहब का, तो ये भी मतलब काच थे। क्या थे? काच थे, अग्रवाल थे। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं बनिया। ठीक है, तो वहां से वैश्य समाज से आते थे। तो ये जरा आपको ध्यान में रखिए, दोनों के दोनों जो थे अकबर के 9 रत्न में शामिल थे, मनसबदार भी थे और गैर राजपूत थे। ध्यान में आपको रखना, हो सकता है कभी इनकी जाति जैसे प्रश्न भी पूछ लिया जाए। ठीक है, आप तो कुछ भी पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो अकबर के किस अभियान के दौरान विश्वास पात्र सेनापति बीरबल जो था मारा गया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये काबुल आक्रमण के समय मतलब इनका देहांत हो गया था, जरा ध्यान में रखेंगे। काबुल आक्रमण के समय इनका देहांत हो गया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। मैं चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको नीचे बताता हूँ। ठीक है, आप देखोगे तो क्या अकबर 1586 में मानसिंह के नेतृत्व में काबुल पे आक्रमण करवाया, जिसमें अकबर का विश्वास पात्र मित्र, ठीक है, विश्वास पात्र सेनापति या फिर मित्र कह लीजिए बीरबल जो था मारा जाता है। ठीक है, यह आक्रमण कब हुआ था? 1586 में हुआ था। अब काबुल आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मानसिंह कर रहे थे, जो कि एक राजपूत थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 1586 में काबुल आक्रमण यूसुफजाई, ठीक है, यूसुफजाई बोलते हैं, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के क्रम में क्या होता है? बीरबल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसको जरा आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, भूले नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं तो आप देखेंगे बड़ा सुंदर प्रश्न है। हल्दी घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। यह लड़ाई हिंदू और मुसलमान तथा भारतीय एवं विदेशियों के बीच की लड़ाई थी। यह लड़ाई हिंदू और मुसलमान तथा भारतीय और विदेशियों के बीच लड़ाई थी। पहला फैक्ट है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? यह लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। ध्यान में रखेंगे इसको। इसमें भीलों ने छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग राणा के समर्थन में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तीसरा वाला तो आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, राणा ने कुंभलगढ़ और चावड़ डूंगरपुर के निकट को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस पे जरा हमको फैक्ट को आगे लेकर मतलब चलना है। ठीक है, आप देखेंगे इनमें से केवल एक स्टेटमेंट जो है आपका जो सही नहीं है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट जो है साहब आपको सही देखने को मिलेंगे। आप बोलेंगे कैसे, एक ही क्यों सही नहीं है? तो आप मैं जरा इसको बता देता हूँ, ध्यान से जरा समझेंगे इसको। हल्दी घाटी की लड़ाई हिंदू और मुसलमानों या भारतीय और विदेशियों के बीच लड़ाई नहीं थी। भले ही हकीम खान के नेतृत्व में अफगान टुकड़ी ने राणा का साथ दिया था। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। अब यहाँ पे क्या देखोगे? ठीक है, आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे ध्यान से जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो लड़ाई जो थी ना, ये हल्दी घाटी की लड़ाई जो थी हिंदू और मुसलमानों तथा भारतीय और विदेशियों के बीच में लड़ाई नहीं थी, क्योंकि अकबर तो विदेशी था नहीं। ठीक है, वैसे तो थे विदेशी, लेकिन मूल रूप से अकबर का जन्म से लेकर, ठीक है, सारा भरण पोषण भारत में ही हुआ था। अकबर से पहले के शासक को आप विदेशी कह सकते हैं, बाबर को कह सकते हैं, हुमायूं को मन हो तो उसे भी कह लीजिए, लेकिन अकबर को मूल रूप से विदेशी शासक नहीं माना जाता है। और हिंदू और मुसलमानों के बीच की लड़ाई इसलिए नहीं थी क्योंकि आप ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे हकीम खान जो थे, हकीम खान के नेतृत्व में अफगान टुकड़ी ने, ठीक है, राणा को सपोर्ट किया था। ठीक है, और ये हकीम खान को थे मुस्लिम थे, राणा कौन थे? हिंदू थे। तो हिंदू और मुस्लिमों के बीच की लड़ाई तो नहीं होगी, क्योंकि हकीम खान ने तो खुद मुस्लिम थे, अकबर के खिलाफ लड़ रहे थे। तो स्टेटमेंट 1 जो था वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, हल्दी घाटी की लड़ाई जो थी अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी, परंतु इसके निर्णायक रूप लेने से पहले ही 1597 ईस्वी मतलब क्या होती है? राणा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मतलब अकबर के साथ 1576 में लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, लेकिन मतलब क्या है? राणा की मृत्यु मतलब क्या होती है? ठीक है, बाद में आपको देखेंगे तो हो जाती है। हल्दी घाटी के युद्ध में मतलब क्या होता है? इन सब चीजों की फैसला नहीं हो पाती है, इसलिए कथन 2 जो है बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, जरा इसको याद रखेंगे।
तीसरा स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, मतलब बोला जाता है महाराणा प्रताप को मतलब किस जनजाति ने सपोर्ट किया था, तो भील जनजाति के साथ इनके मैत्री संबंध थे। अब भील जनजाति ने राणा का मतलब सपोर्ट किया था। जहाँ तक मुझे डाटा याद आ रहा है सर 4000, ठीक है, 4000 भील जनजाति ने, ठीक है, राणा के समर्थन में मतलब यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और वो जो थे छापामार पद्धति के द्वारा राणा की मदद भी की थी, ठीक है। तो कथन 3 भी जो है आपका सही है। राणा प्रताप को विरासत में कुंभलगढ़, ठीक है, डूंगरपुर के निकट, ठीक है, चावल की राजधानी मिली थी। अतः स्टेटमेंट 4 क्या है, ये भी आपका क्या है, सही है। जरा इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आप देखेंगे तो आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अकबर की अधीनता युद्ध के बाद स्वीकार की थी, ठीक है। तो चित्तौड़ को तो इन्होंने पहले ही मतलब कर लिया, बीकानेर भी, ठीक है, बांसवाड़ा भी हो गया था। मेवाड़ जो था ना, मेवाड़ जो था युद्ध के बाद मतलब अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है। अधीनता क्या ही स्वीकार किया था, राणा प्रताप छोड़कर चले जाते, जंगल में जाकर अपना जीवन व्यतीत करने रहते, तो मेवाड़ पे इनका इनडायरेक्टली रूप से अधिकार हो जाता है, ठीक है। ध्यान में रखें क्या होता है, तो मेवाड़ के राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उनके पुत्र थे राणा प्रताप जी, ठीक है, महाराणा प्रताप कह लीजिए, ठीक है। हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी और पराजय के बाद अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मैं इसको प्रमाणित नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे शासक कहते हैं पराजय के बाद अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मुख्यतः राणा प्रताप मतलब कि अपने राजधानी को छोड़ के जंगल की तरफ चले गए थे, ठीक है। पराजय तो नहीं हुई थी क्योंकि युद्ध का कुछ फैसला ही नहीं आया था, ठीक है, युद्ध का कोई भी फैसला नहीं आया था, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत सारे इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार इसको लिखते अब निर्णायक लड़ाई रही थी, लेकिन बाद में जाके मेवाड़ पे, ठीक है, किसका कब्जा, तो आपका अकबर का कब्जा हो गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तीसरा प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको जरा इसको ध्यान भी रखना है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए तो मैं बता दे रहा हूँ, देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या है। यहाँ पे अकबर की कल्याणकारी नीतियों को, ठीक है, कला क्रमानुसार आपको लगाना है, ठीक है। मतलब तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई, जजिया कर की समाप्ति कब हुई, सती प्रथा पे रोक कब लगाया, ठीक है, शराब बिक्री पे कर कब लगा, इसको क्रम बार में समझाना, ठीक है। तो पहले होगा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, दूसरा नंबर पे जजिया कर की समाप्ति, तीसरा नंबर पे सती प्रथा पे रोक और चौथा नंबर पे शराब बिक्री पे रोक, ठीक है। सारे के सारे जो थे अकबर के, ठीक है, कल्याणकारी नीति थी। आप बोलेंगे सर इसका डेट भी बता दीजिए, तो मैं आपको डेट भी बता दे रहा हूँ, जरा नोट डाउन करेंगे साहब आप लोग। ये हुआ था 1563 में, ठीक है, कब हुआ था, 1563 में, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में हुआ था। जजिया की बात करेंगे तो 1564 में जजिया हो जाएगा। सती प्रथा पे रोक कब लगाया था, तो सती प्रथा पर रोक लगाया था 1582 में, ठीक है। भले ही ब्रिटिश बोले से भाई साहब मैंने धारा 17 लगा के सती प्रथा को समाप्त कर दिया, लेकिन मध्यकालीन भारत के शासकों ने भी सती प्रथा को समाप्त करने की मतलब कोशिश की थी, ठीक है। जैसे मध्यकालीन भारत के शासक बोलेगा किसने सती प्रथा को खत्म करने की कोशिश की, अकबर ने कोशिश की थी, हमारे ग्रेट शिवाजी ने कोशिश की थी। अब मूल रूप से आप आगे चलेंगे तो औरंगजेब ने भी कोशिश की थी। आई थिंक औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, ठीक है। तो औरंगजेब शराब बिक्री पे भी रोक लगा दिया था, ठीक है। तो शराब बिक्री पे अकबर ने रोक लगाया था क्योंकि इनके दरबार में बहुत लोग शराब पीने लगे थे। अकबर के आई थिंक 2 या 3 पुत्रों की मृत्यु भी अधिक शराब पीने से हो गई थी, तो इन्होंने शराब बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। लेकिन आगे चल के जो शासक जो आएगा, सलीम जो आएगा, मतलब जहांगीर जो है बहुत बड़ा मतलब शराबी था, वो खूब शराब पीता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हालांकि बाबर भी शराब पीते थे, हुमायूं तो खूब शराब पीता था, अकबर भी पीता था, लेकिन अकबर उतना नहीं पीता था, इसलिए शराब बिक्री पे प्रतिबंध भी लगा दिया था। लेकिन आगे चल के जहांगीर बहुत अधिक शराब पिएगा, लेकिन जहांगीर तंबाकू की बिक्री पे रोक लगा दे, क्योंकि अकबर तंबाकू खाया करता था, ठीक है। आप देखोगे लेकिन अगला जो शासक जो आएगा ना, ठीक है, शाहजहां के बाद जो औरंगजेब जो आएगा पूरी तरीके से शराब बिक्री पे प्रतिबंधित कर दिया। बिल्कुल भी वो व्यक्ति जो था दरवेश था, ठीक है, जिंदा पीर था, ठीक है, वो न तो शराब पीता था न तो उनके मतलब राज्य में शराब बेचने पे, ठीक है, अनुमति थी, ठीक है। तो इसको जरा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप एक्सप्लेनेशन चाहे तो इसे पढ़ ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर प्रश्न रहेगा अगला प्रश्न, जरा ध्यान से उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न क्या है, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अकबर के साम्राज्य का विस्तार 12 सूबों में किया गया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे ये स्टेटमेंट 100% सही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है अकबर के साम्राज्य का विस्तार कितने सूबों में किया गया था, तो याद रखेंगे 12 सूबा में किया गया था, ठीक है।
अकबर के प्रति संतुलन सिद्धांत पर आधारित सुशासन का विस्तार सूबों में किया गया। बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। अकबर के प्रति संतुलन सिद्धांत पर आधारित सुशासन का विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? सूबे में देखने को मिलता है, ठीक है। प्रत्येक सूबे में सूबेदार, दीवान बख्शी, सदर काजी और वकिया नवीस नियुक्त किए जाते थे। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जरा इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अकबर के काल में, ठीक है, आला काजी का पद सर्वश्रेष्ठ माना जाता नहीं, ये पद थोड़ा करप्टेड हो गया था, क्योंकि एक व्यक्ति था, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, जरा देख लेंगे। एक व्यक्ति था, ठीक है, उसका नाम था, एक मिनट, अकबर के काला काजी, ठीक है, अब्दुल बई के भ्रष्टाचार और धन लुप्तता के कारण यह पद काफी बदनाम हो गया था। तो यह पद सर्वश्रेष्ठ नहीं था, ठीक है। पद पहले से ठीक था, लेकिन होता है ना, किसी पद को किसी खास व्यक्ति के रूप में पहचान मिलती है, और जब वो व्यक्ति जब उस कार्य को गलत तरीके से करता है तो पद काफी बदनाम हो जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो आपने पढ़ी अभी, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट जो पढ़ी, ठीक है, अकबर के काल में, ठीक है, आला काजी का पद जो था सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, ये गलत है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट जो है अपने मूल रूप में क्या है? सही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब बड़ा सुंदर प्रश्न आया है, जरा इसको ध्यान से समझेंगे। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। दीवान ए आला आए हुए का लेखा जोखा रखता था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। आला काजी, ठीक है, आला काजी जो होते थे न्याय विभाग का प्रधान था। बिल्कुल ऊपर का प्रश्न ही है, ठीक है। वरिष्ठ सूचना अधिकारी था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं, उस पर जरा विचार करना। ये वरिष्ठ जो था ना, सूचना अधिकारी नहीं था। बाकी दीवान ए आला आए हुए का लेखा जोखा रखते थे। मीर बख्शी तो जानते थे सैन्य विभाग का प्रमुख होते थे। आला काजी जो थे न्याय विभाग के मतलब प्रमुख होते थे, ठीक है, जिनको आला सदर भी कहा जाता था, ठीक है। आप बोलेंगे वरिष्ठ जो था सूचना अधिकारी नहीं था क्या? बिल्कुल ये नहीं था। आप बोलेंगे कैसे नहीं था, तो मैं आपको बताता हूं कैसे नहीं थे, तो जरा इसको ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने व्याख्या भी मतलब डाली है अपने पीपीटी में। अकबर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में वजीर की जगह दीवान ए आला नियुक्त किया, जो कि आए हुए हेतु जिम्मेदार था, ठीक है। अकबर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में वजीर नहीं था, ठीक है, उसकी जगह पे कौन था? तो दीवान ए आला जो था, उनका काम क्या था? तो आए हुए हेतु चीजों को जानकारी रखना था, ठीक है। साथ में खालसा जागीर तथा इनाम भूमि का नियंत्रण ये भी रखता था, ठीक है। अतः स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। सैन्य विभाग का प्रधान कौन था? मीर बख्शी था, जिनका काम क्या था? तो अकबर के सेना के अंतर्गत जितने भी मतलब व्यवस्था जो थी सैन्य से संबंधित सारे चीजों पे मतलब क्या था? इन्हीं का मतलब क्या होता था? तो इन्हीं का आप देखोगे तो इन्हीं का मतलब पकड़ होता था, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना है, ठीक है। उसके बाद जिनका प्रधान, उसके बाद जो था आपका देखेंगे जिनका प्रधान आला काजी तथा आला सदर था। अतः स्टेटमेंट 3 जो था बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 3 में क्या था? तो अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में न्याय विभाग जो था चौथा प्रमुख विभाग था, और इसका जो प्रमुख कौन होता था? आला काजी होता था, इसको आला सदर भी कहते थे। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट जरा इसको ध्यान में रखेंगे। यहीं पे आपको कूट आपको देखने को मिलता है। मुगल काल में साम्राज्य में खुफिया और सूचना विभाग का प्रधान मीर बख्शी था, ठीक है। मुगल काल में साम्राज्य के खुफिया और सूचना विभाग का प्रधान जो था मीर बख्शी था, जिसमें खुफिया अधिकारी बरीद और सूचना अधिकारी वकियानिस्ट है, ठीक है। अतः स्टेटमेंट जो है 4 जो है गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे खुफिया अधिकारी के जगह पे खुफिया अधिकारी में क्या दे दिया? वकियानिस्ट, सॉरी, सूचना अधिकारी में वकियानिस्ट दिया हुआ था। नहीं, तो सूचना अधिकारी जो था वकियानिस्ट, सॉरी मैंने गलत बता दिया। सूचना अधिकारी, ठीक है, वरिद दिया हुआ था, जो गलत हो जाएगा। सूचना अधिकारी को वकियानिस्ट कहते थे और खुफिया अधिकारी को वरिद करते थे। इस सारा जो किसके अंतर्गत काम देखता था? तो सारा जो सैन्य विभाग का जो प्रधान जो था मीर बख्शी जो था, उन्हीं के अंतर्गत ये सारे चीजों को मतलब ये लोग जो थे देखते थे। जरा ध्यान रखेंगे, सैन्य विभाग का प्रधान जो था ना मीर बख्शी था, उसी के अंतर्गत ही मतलब क्या आता था? तो पूरा मतलब खुफिया विभाग भी आता था, जिसमें से खुफिया अधिकारियों को क्या बोलते थे? वरिद बोलते थे, और यहाँ पे सूचना अधिकारियों को वकियानिस्ट बोलते थे। कथन 4 में उल्टा दे दिया गया है, ठीक है। सूचना अधिकारी में वरिद दे दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। सूचना अधिकारी वकियानिस्ट होगा, ठीक है। जरा इसको आपको ध्यान में रखेंगे।
आगे चलेंगे तो आगे का प्रश्न और भी सुंदर है, जरा इसको समझेंगे। अकबर की प्राशंसिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। दीवान ए आला आए हुए का लेखा जोखा करता था, ठीक है। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था, ठीक है। आला काजी न्याय विभाग का प्रधान था। बरिद जो था सूचना अधिकारी था। ये प्रश्न रिपीट हो गया, माफी चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, हालांकि आपका रिवीजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रश्न मैंने पहले ही करवा दिया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 4 जो है इसका गलत हो जाएगा, मैंने एक्सप्लेनेशन आपको कर चुका हूँ, ठीक है। अब चलेंगे, ये बहुत सुंदर प्रश्न है, जरा ध्यान से इसको समझेंगे। यहाँ पे प्रशासनिक इकाई दी हुई है, ठीक है। मुगलकालीन प्रशासनिक इकाई और उससे संबंधित अधिकारियों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलान करना है। शांति व्यवस्था किसकी जिम्मेवारी थी, ठीक है। भू राजस्व वसूली किसकी जिम्मेवारी थी। शाही खजाना का ध्यान रखना किसका काम था। विद्वान और धर्मज्ञ का ध्यान रखना के लिए संबंधित अधिकारी कौन थे। तो जरा इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे मैंने इसको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है, जरा इसको यहाँ पे आप लोग जरा इसको पढ़ें, आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। शांति व्यवस्था जो था फौजदार का काम होता था, हर शहर में एक फौजदार होता था, शांति व्यवस्था का ध्यान रखना फौजदार का काम होता था। भू राजस्व वसूली जो करते थे अमल गुजार का काम होता था। शाही खजाना संभालने के काम जो था खालिसा का होता था, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे विद्वान एवं धर्मज्ञ का ध्यान रखना जो था इनाम का काम होता था, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, बहुत सुंदर प्रश्न है। आगे का प्रश्न जो है देखिए, जरा ध्यान में रखेंगे। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। अकबर ने सिंहासन में बैठने से पहले कानौर में अफगान सेना का सामना किया। पहला स्टेटमेंट है, उसने बैरम खान को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो लग रहा है से आपके नज़र में सही है, जरा इसको ध्यान फरमाइएगा। तो ध्यान में रखेंगे, इसे दोनों को दोनों उपाधि जो है सही है, ठीक है। क्या है, दोनों को दोनों उपाधि जो है आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो दोनों को दोनों उपाधि जो है सही में। आपको पता होना चाहिए, अकबर जब 13 वर्ष की उम्र में सिंहासन संभाला तो उसने, ठीक है, उससे पहले वो पंजाब में कलनौर नामक स्थान पर अफगान विरोधियों के खिलाफ, ठीक है, युद्धरत में मुगल फौज की कमाल भी संभाले हुए था, ठीक है। मतलब 13 वर्ष की उम्र में ही वो पहला लड़ाई मतलब लड़ता है, ठीक है। अकबर ने हुमायूं के विश्वस्त तथा प्रिय अधिकारी बैरम खान को खान ए खाना की उपाधि दी, क्योंकि तमाम विपरीत परिस्थितियों में उसने सामर्थ्य का परिचय दिया। अगर चाहता बैरम खान तो इतना प्रमुख बन चुका था, सत्ता भी मतलब परिवर्तन कर सकता था, लेकिन उसने वफादारी निभाई, ठीक है। उसने मतलब अकबर को ही मतलब हुमायूं का मतलब उत्तराधिकारी घोषित किया, ठीक है। इनको बैरम खान को खान ए बाबा भी कहते हैं, ठीक है, खान बाबा भी कहते थे, और खाना खाना की उपाधि भी दी गई थी। इनकी पत्नी एक थी, ठीक है, इनकी पत्नी थी जिससे मतलब अकबर ने विवाह भी किया था। और इनका एक पुत्र था, ठीक है, जो कि मतलब अकबर के नौरत्न में भी शामिल था। तो आप इनके पत्नी का नाम बताइए जिनसे अकबर ने बाद में विवाह कर लिया था। इनके पुत्र का नाम बताइए जो कि अकबर के नौरत्न में शामिल था। आप ये कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे अकबर की मनसबदारी पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, ध्यान से समझेंगे। अकबर ने इस पद्धति पे लागू कर साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया, उस पर नियंत्रण बनाए रखा। शाही घराने के लोगों को ऊंचा मनसब दिया जाता था। मनसब जात और सवार में विभाजित था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, इसके बारे में हमें बातें करनी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो चलेंगे, इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है आपका ना सही देखने को मिलता है, ठीक है। आप बोलेंगे तीनों स्टेटमेंट सही, कैसे सही है, देखिए। तो उपयुक्त सभी कथन सही है। मनसबदारी पद्धति का प्रयोग करके अपने साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया, ठीक है, और उस पर नियंत्रण भी बनाए हुए अकबर ने रखा था, ठीक है। अकबर ने शाही घराने के लोगों को ऊंचा मनसब प्रदान किया, बिल्कुल जैसे मानसिंह को काफी बड़ा मनसब दिया गया था, ठीक है। भारमिल साहब की बात करेंगे, आई थिंक भारमिल इनके ससुर जी थे ना, हाँ, उनको भी मतलब मनसब दिया गया था। अकबर की मनसबदारी प्रथा जात और सवार में विभाजित थी। जब हम मुगल पढ़ेंगे डिटेल्स में तो जात और सवार पे भी थोड़ा हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद इन सारे फैक्ट को याद रखना है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, तो आगे चलने के क्रम में हमें ये प्रश्न मिलेगा। अकबर की, ध्यान में रखेंगे, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो अकबर के द्वारा कृषि उत्पादन में सुधार
के लिए किसानों ने तकाबी ऋण दिया जाता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तकाबी ऋण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। इसके समय में जमींदारों को उपज का एक हिस्सा लेने का, ठीक है, वंशागुणत हक था, मतलब वंश से ही चला आ रहा था। ठीक है, दसला प्रणाली एक प्रकार का अस्थायी बंदोबस्त था। जब्ती व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में हमको बातें करनी है। ठीक है, जरा इसको ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे इसमें जो है ना 1, 2, 4 स्टेटमेंट जो है सो सही आपको देखने को मिलता है, लेकिन 3 स्टेटमेंट जो है, तीसरा नंबर का जो स्टेटमेंट जो है, जो कि स्टेटमेंट कौन सा है, दसला प्रणाली एक प्रकार का स्थायी बंदोबस्त है, ये गलत है। आप बोलेंगे क्यों गलत है, दसला तो 10 साल के लिए होना चाहिए। नहीं भाई साहब, 10 साल के लिए होता था, लेकिन अकबर ने अपने अधिकारियों के राइट्स दे रखे थे। जब भी उनको इसमें बदलाव करने की जरूरत महसूस होती थी तो वह इसमें चेंज भी कर देते। ठीक है, इसलिए अस्थाई बंदोबस्ती नहीं थी। ठीक है, जरा इसको ध्यान में रखिएगा, ये अस्थाई बंदोबस्ती नहीं थी। यही चीज मैंने यहाँ पे मतलब इसको समझाने की कोशिश किया है। अकबर ने कृषि सुधार विस्तार पर विशेष बल दिया और अमलों को आदेश दिया कि वो किसानों के बीज, औजार और पशु आदि के लिए तकाबी ऋण को आसान किस्तों में प्रदान करें। ठीक है, मतलब ऋण दिया जाता था, आसान किस्तों में दिया जाता था, तकाबी ऋण मतलब इसको कहते थे। ठीक है, आप देखेंगे मुर्शिद कुली खान बंगाल में, MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने भी तकाबी ऋण मतलब किसानों को मतलब प्रदान किया जाता था। एक तरह का ऋण होता जो कि किसानों को दे दिया जाता, उनको फसल से पहले ही मतलब उनको मतलब दे दिया जाता ताकि फसल से संबंधित चीजों को खरीद सके। जब फसल जब अच्छा होता था तो फिर वो ऋण को धीरे धीरे मतलब क्या करते थे, लौटा देते थे। इसको तकाबी ऋण होता था। मुर्शिद कुली खान और MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने भी शुरू किया था। ठीक है, हर इलाके के जमींदार प्रत्येक अमल करोड़ी के प्रयत्नों पर सहयोग करते थे और उपज का एक हिस्सा वंशागत हक के रूप में वसूल करते थे। उसे क्या बोलते थे, उसे मैरेसू कहते थे। बीपीएससी वाला जरा याद रखेंगे, इस प्रथा को क्या कहा जाता था, मैरेसू कहा जाता था। कि उपज का 1/, कितना भाग, उपज का मतलब क्या होता था, एक हिस्सा होता था जो कि वंशागुणत होता था। ठीक है, अब यहाँ पे चीजों को जरा समझते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, एक मिनट, दसला प्रणाली किसी प्रकार का दसला बंदोबस्त नहीं था और न ही अस्थायी बंदोबस्त था। राज्य को उसमें परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त था। अतः ये कथन 3 जो था वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, उसके बाद जब्ती व्यवस्था प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से जोड़ा जाता है, इसीलिए इसे टोडरमल प्रणाली भी कहते थे। अकबर का राजस्व मंत्री था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल एक मेधावी राजस्व अधिकारी था। उसने कुछ समय तक शेरशाह के अधीन भी कार्य किए थे। अतः मतलब 4 स्टेटमेंट जो है सही है। शेरशाह के अंदर भी काम किया था और शेरशाह का जो पद्धति था उसको भी अकबर ने मतलब अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उसे लगा से नहीं ये बहुत ज्यादा सही नहीं है, तो उसने उसको चेंज भी कर दिया था। ठीक है, तो ये भी जरा फैक्ट को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है। ठीक है, लगाना, नियमित रूप से कृषि की जाने वाले भूमि को क्या बोलते थे, 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने वाले खेती करना, 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करना को क्या कहते थे, 2 से अधिक वर्ष परती रहने वाले भूमि को क्या बोलते थे, 4 से 5 वर्ष वाली परती भूमि को क्या बोलते थे। तो इस फैक्ट को जरा आपको क्या करना है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको चीज़ों को बता रहा हूँ, जरा यहाँ पे ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है, जरा इसको समझेंगे। ठीक है, नियमित रूप से, ठीक है, नियमित रूप से कृषि वाली भूमि को पोजल कहते थे। क्या बोलते थे, पोजल कहते थे। नियमित रूप से कृषि वाली भूमि को पोजल कहते थे। 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करने वाले भूमि को परती कहते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2 से अधिक वर्ष परती रहना बंजर कहलाता था। 4 से 5 वर्ष वाली परती भूमि को चाचर कहते थे। बहुत सुंदर है, जरा इसको याद रखेंगे। ठीक है, नियमित रूप से कृषि वाली भूमि को क्या बोलते थे, पोजल बोलते थे। 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करने को परती कहते थे। 2 से अधिक वर्ष जब परती जब रह जाता था भूमि तो उसको बंजर कहते थे। और 4 से 5 वर्ष वाली परती भूमि को क्या कहा जाता था, चाचर कहा जाता था। मतलब सबसे सुंदर भूमि जो होता था, कृषि योग्य भूमि जो होता था, उसको पोजल कहते थे। उसके बाद मतलब परती आएगा, उसके बाद बंजर आएगा, अंतिम में क्या आ जाएगा, चाचर आ जाएगा। इसको जरा ध्यान में रखेंगे, बहुत बार ये प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, जरा इसको ध्यान में रखें। ठीक है, चले जी आगे चलते हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न जो है और भी ज़्यादा सुंदर है, इसको जरा पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, अकबर की भू राजस्व नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो राजस्व निर्धारण की इकाई को जब्ती कहा जाता था, पहला स्टेटमेंट है। बटाई या गल्ला बख्शी, बटाई भी था, गल्ला बख्शी भी था। ठीक है, राजस्व निर्धारण की इकाई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राजस्व निर्धारण की तीसरी इकाई नसक थी।
आमिल तथा करोरी भू राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे सारे के सारे स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। मैं जरा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, आप भी जरा समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए इसको जरा ध्यान में रखेंगे, बहुत बार प्रश्न यहाँ से आने की संभावनाएं होती है। अकबर ने भूमि से राजस्व निर्धारण को जब्ती कहा, जो कि दशहरा प्रणाली का सुधरा हुआ रूप था, ठीक है। जब्ती व्यवस्था इन्होंने ही मतलब इंट्रोड्यूस किया था। अकबर के अधीन राजस्व निर्धारण की कई इकाइयां प्रचलित थी। उनमें से सबसे पुरानी प्रणाली बटाई या गल्ला बख्शी थी। इसमें उपज निर्धारित अनुपात में किसानों एवं राज्यों में बांट दी जाती थी। मतलब किसान मतलब खेती करते थे, उसके बाद जो उपज जो होता था किसानों और मतलब राज्यों में मतलब क्या किया जाता था, बांट दिया जाता था। जरा इस फैक्ट को याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अकबर के तीसरे प्रणाली का भी उपयोग राजस्व निर्धारण में किया, जिसे नसक कहा, ठीक है। इसमें फसल का निरीक्षण और भविष्य का अंदाजा लगाकर पूरे गांव द्वारा देय राशि तय की जाती थी और इसे कंकुट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अकबर का जो अधिकारी जो थे भूमि को मतलब दौरा करते थे, ठीक है, भूमि का दौरा करते थे, अंदाज लगाते थे से इस भूमि में इतना फसल हो सकता है, ठीक है। अब फसल तैयार भी नहीं होता था, उससे पहले ही मतलब उसमें मतलब क्या करते थे, टैक्स मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, इतना हो सकता है, ठीक है, इतना हो सकता है। इस प्रथा को मतलब क्या बोलते थे, ठीक है, इस प्रथा को कंकुट भी कहते थे, क्या नसक या फिर कंकुट कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ककोरी और अमील भू राजस्व वसूलने वाले अधिकारी होते थे, जिनमें से 1 करोड़ दाम, ठीक है, 1 करोड़ दाम जो कि लगभग कितना होता था, 2,50,000 रुपये तक वसूलने का अधिकार था, ठीक है। तो करोड़ी की बात करेंगे या आमिल भू राजस्व वसूलने वाले अधिकारी थे, जिनको 1 करोड़ दाम वसूलना था, ठीक है। दाम तो क्या था, तांबा का, ठीक है, जो कि मतलब कितना रुपया के बराबर होता था, 25,000 रुपये के, सॉरी 2,50,000 रुपये के बराबर होता था। 1 करोड़ दाम बराबर कितना होता था, 2,50,000 रुपया। डेट मीन्स क्या होगा, 1 रुपया बराबर क्या होगा, 4 दाम होगा, ठीक है, याद रखेंगे। दाम जो थी सामान्य लोगों की मुद्रा की इकाई थी, सामान्य लोग इसी में ट्रेड वगैरह ये सब करते थे, ठीक है। इसको जरा सभी लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न हमें हाथ लगा है, जरा इसको समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें भू राजस्व की संबंधित इकाई दिया हुआ है, ठीक है। 10 साल की औसत को क्या बोलते थे, दशहला। रकबे की माप को मन बोलते थे। 1 बीघा जमीन को लग्गा बोलते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो देखेंगे आप, ठीक है, स्टेटमेंट 1 जो है से बिल्कुल भी मतलब क्या है, ये आपका सही सुमेलित है, ठीक है। आप बोलेंगे क्यों, तो बाकी चीजें का एक्सप्लेनेशन जो है मैं यहाँ पे मैंने किया है, जरा इसको सुनेंगे। अकबर ने 1580 में एक नई कर प्रणाली शुरू की, जिसे दशहला कहते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा जाए दशहला जो था अकबर ने कब इंट्रोड्यूस किया, जो कि 1580 में इंट्रोड्यूस करता है। जरा इसको आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इनमें से पिछले 10 वर्षों के दौरान अलग अलग फसलों की औसत उपज और औसत कीमतों का हिसाब लगाया जाता था, ठीक है। अब 10 वर्ष में कैसे फसल हुआ उसको ध्यान में रखते, जैसे इस खेत में 2000 का हुआ, इस खेत में 3000 का हुआ, इस खेत में 4000 का हुआ, फिर दूसरा खेत में 1500 का हुआ, फिर तीसरा खेत में 1000 का ही हुआ। तो सारे का औसत तैयार कर लिया जाता था और औसत के हिसाब से मतलब क्या होता था, टैक्स लगाया जाता था। इसको दशहला कहते थे। 10 साल का हिसाब इसमें रखा जाता था, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब देखेंगे, राज्य के हिस्से में पड़ने वाले 1 बीघा जमीन की उपज को मन कहते थे, मन में मापी जाती थी, जिसे रुपयों में तय किया जाता था। अतः युग में 2 जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बांस के झंडों को लोहे की कड़ियों से जोड़कर लग्गा बनाए जाते थे और इन्हीं लग्गों से, ठीक है, बोई गई भूमि, जिसको रकबा कहते थे, को मापा जाता था। अतः मतलब क्या था, सही 3 जो है सुमेलित कथन जो है 3 जो है वो भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बांस के झंडों को लोहे की कड़ियों से जोड़कर लग्गा बनाए जाते थे और इन्हीं लग्गों से मतलब बोई गई भूमि को मापा जाता था, ठीक है। और सन का डंडी का किसने प्रयोग किया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाए भूमि को मापने के लिए, ठीक है। शेरशाह सूरी के समय किस तरीके से नापते थे ये भी बताया, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर से आप देखोगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ठीक, 1 बीघा जमीन को लग्गा कहते थे, नहीं। रकबे की माप को मन कहते थे, नहीं, उल्टा कर दिया, क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया। 1 बीघा जमीन को जो होता था मन के रूप में मापते थे और रकबे की माप को लग्गा कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसको जरा उल्टा कर दिया, इसीलिए स्टेटमेंट जो है आपके जो थे गलत हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। राज्य के हिस्से में पड़ने वाले 1 बीघा जमीन को उपज को मन में मापी जाती थी, न कि रकबा में, जिसे रुपयों में तय किया जाता, अतः 2 सुमेलित नहीं है। अब बांस के झंडों को लोहे की कड़ियों से जोड़कर लग्गा बनाया जाता था, ये लग्गा होता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब भूमि को मापने के लिए मन नहीं लग्गा का प्रयोग होता था, ये भी जरा आप लोग ध्यान में
रख सकते। आप जो बड़ा सुंदर प्रश्न है, ठीक है, जरा इसमें ध्यान। शेरशाह सूरी ने अपना अंतिम सैनिक अभियान किस किले के विरुद्ध किया था? तो कालिंजर का अभियान था, ठीक है। यहीं पे मतलब शेरशाह सूरी को, ठीक है, आग्नेय शास्त्र को चलाते वो जो बैक जो करता है ना, तो उसके वजह से आग लग गया, जिनके वजह से कुछ दिन के बाद इनका निधन हो जाता है, ठीक है। आपको बताना कालिंजर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। शेरशाह सूरी ने अपना अंतिम अभियान कालिंजर के खिलाफ किया, जो एक मजबूत किला था जिस पे अधिकार करके वह बुंदेलखंड पे पैर जमाना चाहते थे। इस समय एक तोप फटने से शेरशाह सूरी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कहा जाता है कि नाचने और गाने वाली स्त्री के लिए शेरशाह सूरी ने मतलब कालिंजर अभियान किया था, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। कालिंजर पे पकड़ बनाना चाहते थे। कालिंजर एक बहुत ही मजबूत किला था, अगर कालिंजर पे अगर वो मतलब पैर जमा लेते तो बुंदेलखंड पे भी उनका अधिकार हो जाता, ठीक है। चलिए, अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको कौन सा असत्य है सो बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? अकबर ने 1572 में अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया, ठीक है। खंबात में पहली बार समुद्र को देखा, बिल्कुल, ठीक है। इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पे वर्चस्व स्थापित कर लिया था, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, इस अभियान में टोडरमल अकबर के साथ थे, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इस अभियान में टोडरमल अकबर के साथ नहीं थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो अकबर के साथ कौन थे? तो अकबर के साथ मतलब बात करेंगे तो उसमें मानसिंह और आमेर के राजा भगवान दास थे, ठीक है। आई थिंक मैंने एक जगह भारमेल बोला, उसको सुधार लीजिएगा, भगवान दास था, ठीक है। नहीं, और नहीं, ठीक है, वो ठीक है, भारमल सही है, उसके पुत्र भगवान दास आते हैं, ठीक है। भतीजा सब मानसिंह होता है, एक बार देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अभी गलत लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अकबर 1572 में अहमदाबाद पर आक्रमण के गुजरात विजय कर लिया और उस समय मानसिंह और आमेर के राजा भगवान दास उनके साथ थे। उन्होंने माही नदी पार करके, ठीक है, मिर्जाओं पे आक्रमण भी किया था, ठीक है। और अकबर यहीं पे गुजरात विजय के दौरान ही सबसे पहली बार समुद्र को देखता है। और इस समय आपको पता होना चाहिए, इस समय क्या पता होना चाहिए? तो इस समय पता होना चाहिए पुर्तगालियों ने समुद्र पे मतलब क्या किया था? वर्चस्व स्थापित कर लिया था, ठीक है। इन्होंने एक नई पॉलिसी लाई थी, उसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो बहुत सुंदर प्रश्न आपको मिलेगा फिर से। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। उमरा वर्ग के उज्बेकों को दबाने के लिए अकबर ने जौनपुर में अपनी राजधानी बनाई थी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको, ठीक है, सही लगता है? तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट देखेंगे तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, क्योंकि आप देखें क्यों सही है। तब 5 नवंबर 1556 को याद रखेंगे, पानीपत के दौरान में हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना और अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना की भिड़ंत हुई, जिसमें मुगल सेना की मतलब जीत हुई। हेमू जो था एक अंतिम हिंदू राजपूत शासक थे, ठीक है। उमरा वर्ग में उज्बेकों को एक शक्तिशाली वर्ग था, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मालवा के कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। इनकी शक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अकबर ने अपनी राजधानी मतलब कहाँ बनाई थी? तो जौनपुर बनाई थी, कि कहाँ बनाई थी? तो जौनपुर बनाई थी। इसको जरा आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे का प्रश्न आएगा, बहुत सुंदर प्रश्न है, ठीक है। अकबर ने अधम खान को किस आक्रमण का नेतृत्व प्रदान किया? अकबर ने अधम खान को किस आक्रमण का नेतृत्व प्रदान किया था? ये मालवा विजय था, ठीक है, मालवा विजय था, ध्यान में रखेंगे। ये अधम खान कौन था? तो अगम खान जो था, इनके मतलब अधम खान जो था इनके सौतेले भाई थे। माहम जो थी ना, उनकी शायद उनका एक बेटा था अधम खान। बाद में अकबर के द्वारा इनकी हत्या भी कर दी जाती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, आदिल शाह ने निम्नलिखित में से किसे विक्रमादित्य की उपाधि थी? ठीक है, आदिल शाह ने निम्नलिखित में से किसे विक्रमादित्य की उपाधि थी? तो हेमू थे, ये आखिरी शासक थे जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। आई थिंक 17वां शासक यही थे, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला। और अंतिम हिंदू शासक भी थे, कौन थे? तो हेमू साहब थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हेमू आदिल शाह की सेवा में था, वो 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था, एक भी उसने हार का सामना नहीं किया था, ठीक है। अतः आदिल सिंह ने उसने विक्रमादित्य की उपाधि देकर अपना वजीर नियुक्त किया था, ठीक है। बहुत ही मामूली आदमी थे, बहुत ही नीचे से मतलब जाके आगे चल के आप देखेंगे तो ये दिल्ली पे मतलब अधिकार कर लेते हैं जब शेरशाह सूरी की सत्ता यहाँ से समाप्त हो जाती है
उस समय की बात है। ठीक है, आपने हमें सुना, अगर यहाँ तक अगर आप सुन रहे हैं तो वाकई में आप काफ़ी पसंद करते हैं संकल्प को, संकल्प की सारी टीम को, हमें, इसलिए आपका बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद। आपने इसे देखा तो आप इसे लाइक भी कर दें, कोई सुझाव हो तो उसको आप कमेंट में आप छोड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हो सके तो कुछ दोस्तों को शेयर कर दें, कम से कम 1 सब्सक्राइबर का उम्मीद तो हम आपसे करते ही है। ठीक है, इतना देर हमें सुना, इसलिए हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए एक बार फिर से। चलिए, संकल्प एकेडमी में आप जुड़े हैं, इसलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।